बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोगों के वोट्स तो चाहिए, लेकिन उनका नेता नहीं चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, उनके सच्चे लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी तो वो कांग्रेस के माध्यम से हो, नीतीश कुमार के जो उनके देन पर पल रहे हैं उनके माध्यम से हो, अखिलेश के माध्यम से हो, ममता बनर्जी के माध्यम से हो, लेकिन कोई इंडिविजुअल लीडरशिप शेड्यूल कास्ट की खड़ी ना हो। वहां पर बहन जी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, प्रकाश अंबेडकर जी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और मुझे लगता है 2024 में यही ऑपोजिशन की सबसे बड़ी भूल होगी, चूक होगी, कि सिर्फ हम लोग ओबीसीज को आगे रखकर उनका रिप्रेजेंटेशन देखकर, या जो पार्टीज चल रही है उनको ही रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, हमारी पार्टी कहाँ है? क्या हम आज ये दावा कर सकते हैं कि शिवसेना शेड्यूल कास्ट की पार्टी है? क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि सपा शेड्यूल कास्ट की पार्टी है? तो शेड्यूल कास्ट की जो पार्टीज है, चाहे वो बीएसपी हो या महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी हो, इनका भी उसमें होना उतना ही जरूरी है जितना ममता बनर्जी का होना जरूरी है, जितना स्टैलिन का होना जरूरी है, उतना ही इन दोनों का भी होना उतना ही जरूरी है। एनालिसिस करो कि एक राष्ट्रपति कह रही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अरे जब तुम न्याय देने के लिए वहां पर बैठे हो, ये तो किस तरह की अपील है? ये वही मैं सोच रहा हूं, मुझे हंसी आती है कि एक राष्ट्रपति वो कह रही है कि इन महिला कुश्ती पटु जो है और रेसलर्स हो, इनको न्याय मिलना चाहिए। फिर किनसे न्याय मांग रहा है हमको? देखिए, अंबेडकराइट पॉलिटिक्स अगर हम देखने जाएं तो पूरा शेड्यूल कास्ट भी अभी अंबेडकराइट पॉलिटिक्स में नहीं है। शेड्यूल कास्ट की एक या दो कास्ट है जो बाबा साहब को फॉलो करती है, और ऐसे एक या दो कास्ट को लेकर हम अपनी पॉलिटिक्स में कैसे मजबूत कर सकते हैं? एससी, अगर महाराष्ट्र का एससी देखा जाए तो 59 कास्ट आती है महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में। उसमें से महाराष्ट्र के कितने शेड्यूल कास्ट है जो बाबा साहब को फॉलो करती है? वह 1 या 1.5, मैं पूरा 2 भी नहीं बोलूंगा। ये 1.5 कास्ट को लेकर आप कौन सी पॉलिटिक्स आप चमकाने वाले हो? देखिए, अगर पीएम खामोश होता ना तब भी हम इसको समझ लेते, लेकिन वो खामोश ही नहीं है, वो इसको गलत रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फॉल्स पर्सपेक्टिव वर्ल्ड के सामने रख रहा है। यानी अगर इस देश में कुछ नहीं हुआ होता और वो शांत बैठता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को पिटा जाता है, मारा जाता है। वो वहां पर जाकर यूएस में जाकर कहता है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहां पर सभी को स्वातंत्र्य प्राप्त है। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और विशेष में आज हमारे साथ हैं देश के सबसे युवा लीडर राजरत्न अंबेडकर। पूरे देश में समसामयिक मुद्दों से लेकर वो मुद्दे जो संस्कार से जुड़ते हैं, कल्चर से जुड़ते हैं, शिक्षा से जुड़ते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ते हैं, इन सारे मुद्दों के साथ वे काम करते हैं। लेकिन आज हम राजरत्न अंबेडकर जी से बात करेंगे उन खास मुद्दों पर जो मुद्दे हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो एक अंबेडकराइट नज़र होती है, उस नज़र को रखने के लिए ज़रूरी है। उन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, हम तो बात यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। भारत की राजनीति पर आप बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, पूरे देश में काम करते हैं। हम एक बात समझना चाह रहे हैं कि इस समय जो बड़े मुद्दे रहे हैं कि भाई लोकतंत्र पर बड़ा हमला हो रहा है, बहुत लोगों का ये मानना है कि भाई बात सुनी नहीं जाती, कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में विपक्ष बड़ी ताकत से इकट्ठा हो रहा है ना? लेकिन एक बात हम ये भी देख रहे हैं कि इस ताकत में कहीं वो अंबेडकराइट्स ग्रुप अभी इस वक्त में हुई विपक्ष की, लेकिन वहां हमने देखा कि बीएसपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ये विपक्ष का छोटी सोच का परिणाम है, या फिर विपक्ष कुछ और तरीके से सोचता है कि इसमें बीएसपी को इन्वॉल्व न किया जाए? आपको क्या लगता है? या फिर वो वंचित समूह, जिन वंचित समूह का प्रतिनिधित्व जो राजनीतिक पार्टियां करती है, उनको सम्मिलित न किया जाए? क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि आज जिस तरह से देश का विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक फैसिज्म को लाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस ऑपोजिशन में हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? वो ना तो बीएसपी को इन्वॉल्व कर रही है,
ना तो वंचित से प्रकाश अंबेडकर जी बाबा साहब के परिवार से बिलोंग करते हैं, ना उनको इन्वॉल्व कर रही है, जबकि हम उद्धव ठाकरे जी को उस मीटिंग में जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वहीं पर प्रकाश अंबेडकर जी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं मुझे आज भी लगता है कि इस सारे पॉलिटिक्स में बाबा साहब का परसेंटेज कहां पर है। इनको बाबा साहब के नाम से राजनीति तो करनी है, बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोगों के वोट्स तो चाहिए, लेकिन उनका नेता नहीं चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, उनके सच्चे लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी तो वो कांग्रेस के माध्यम से हो, नीतीश कुमार के जो उनके देन पर पल रहे हैं उनके माध्यम से हो, अखिलेश के माध्यम से हो, ममता बनर्जी के माध्यम से हो, लेकिन कोई इंडिविजुअल लीडरशिप शेड्यूल कास्ट की खड़ी ना हो। वहां पर बहन जी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, प्रकाश अंबेडकर जी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और मुझे लगता है 2024 में यही ऑपोजिशन की सबसे बड़ी भूल होगी, चूक होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको चूक करने का कोई मौका नहीं उनको देना चाहिए अपने आप को, कि हमारे ओर से कोई मिस्टेक हो जाए। वरना यही जो वोट्स है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात हमारे लिए कहकर गए हैं कि भले ही हमारे वोट्स कम है, भले ही हमारी संख्या कम है, हमारे वोट्स कम है, लेकिन हम बैलेंसिंग पावर की काम करते हैं। जिस भी ओर जाएंगे उसकी सत्ता आएगी। तो बाबा साहब हमको वो बैलेंसिंग पावर देकर गए हैं। अगर ऑपोजिशन हमको नेग्लेक्ट करता है तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्या अम्बेडकराइट फोर्सेस को दरकिनार कर किसी विपक्ष का तैयार होना, इसे आप पूरा विपक्ष मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, विपक्ष का मतलब ही ये होता है कि जो सत्ता में है उसको हमेशा सवाल करने वाले लोग वहां पर होने चाहिए, उसको उसकी गलत नीतियों को लोगों के सामने रखने वाले लोग होने चाहिए। तो ऐसे इतने बड़े रिप्रेजेंटेशन में अगर शेड्यूल कास्ट जो आज ऑल ओवर इंडिया का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 27-22% से ऊपर है, अलग अलग ऑन एन एवरेज हम देखने जाए तो 22% से ऊपर शेड्यूल कास्ट है। और पूरे ऑपोजिशन में इन 22% की कोई बात नहीं है। क्या सिर्फ हम लोग ओबीसीज को आगे रखकर उनका रिप्रेजेंटेशन देखकर, या जो पार्टीज चल रही है उनको ही रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? हमारा रिप्रेजेंटेशन कहां है, हमारी पार्टी कहां है? क्या हम आज ये दावा कर सकते हैं कि शिवसेना शेड्यूल कास्ट की पार्टी है? क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि सपा शेड्यूल कास्ट की पार्टी है? तो शेड्यूल कास्ट की जो पार्टीज है, चाहे वो बीएसपी हो या महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी हो, इनका भी उसमें होना उतना ही जरूरी है जितना ममता बनर्जी का होना जरूरी है, जितना स्टालिन का होना जरूरी है, उतना ही इन दोनों का भी होना उतना ही जरूरी है। अब एक दूसरी बात भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त में ये जो महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं बड़े लंबे समय से आंदोलनरत है। एक स्थिति ये भी बनी कि एफआईआर न लिखी जाए और इसके लिए कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर लिखी जाना, और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन तक कोई अरेस्ट नहीं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पॉक्सो को ही हटा देना। ये जो सारी स्थितियां हम देखते हैं, आपको क्या लगता है कि हम क्या कानूनी तौर पर एक कानून के राज में किस तरह से चल रहे हैं? क्योंकि इसकी दुआई तो सब तरफ दी जाती है। आप स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के एक अच्छे अध्ययन करता है और आप एक एडवोकेट भी है, तो आप कैसे समझेंगे इन चीज़ों को? देखिए, आपने जो संस्थाओं का नाम लिया है तो बहुत छोटी है। जैसे एफआईआर अगर नहीं लिख रही है तो वो पुलिस स्टेशन है, और कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान ले रहा है तो वो न्यायपालिका है। ये मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी में ये निचले कगार की ये संस्था है। इससे सबसे टॉप की जो पोजीशन है वो राष्ट्रपति की है, इन सबसे ऊपर है राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति अपने स्पीच में कहती है कि उन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इसमें एनालिसिस करो कि एक राष्ट्रपति कह रही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अरे जब तुम न्याय देने के लिए वहां पर बैठे हो, ये तो किस तरह की अपील है? ये वही मैं सोच रहा हूं, मुझे हंसी आती है कि एक राष्ट्रपति वो कह रही है कि इन महिला कुश्ती पटु जो है और रेसलर्स हो, इनको न्याय मिलना चाहिए। फिर किनसे न्याय मांग रहा है हमको? जब सारी संस्थाएं आपके अंडर है, आप न्याय देने की उस सीट पर बैठे हो और आप कह रहे हो कि इनको न्याय दे दो, किनसे मांग रहे हैं हम? तो ये देश किस ओर जा रहा है जहां पर राष्ट्रपति खुद गुहार लगा रही है कि इनको न्याय दे दो?
क्या इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर महाराष्ट्र के अक्षय भालेराव के प्रकरण को अगर देखें तो कितना बेबस नजर आ रहा है ये पूरा सिस्टम। देखो, अक्षय भालेराव के केस में जिनके ऊपर जो लोग अरेस्टेड हैं, मेन एक्यूज फरार है और इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। लोकल पुलिस उसकी सहायता कर रही है, उसको भगाती है, उसको जाने देती है, वो अभी तक एब्सकॉन्डेड है और ये सारा प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ दिखाई देता है। तो ये हालत सिर्फ नांदेड़ की, महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश भर की है। पॉस्को जैसा कानून हटाया जा सकता है, एफआईआर नहीं लिखवाया जा सकता। आप ये तो बहुत छोटी घटनाएं हैं, जस्टिस लोया को मरवाया जा सकता है। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को आप इन सब चीजों में किस तरह से देखते हैं कि ये फोर्सेस कितना नियंत्रित कर सकते हैं इन चीजों को? देखिए, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स अगर हम देखने जाएं तो पूरा शेड्यूल कास्ट भी अभी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में नहीं है। शेड्यूल कास्ट की 1 या 2 कास्ट है जो बाबा साहब को फॉलो करती है और ऐसे 1 या 2 कास्ट को लेकर हम अपनी पॉलिटिक्स में कैसे मजबूत कर सकते हैं। एससी, अगर महाराष्ट्र का एससी देखा जाए तो 59 कास्ट आती है महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में। उसमें से महाराष्ट्र के कितने शेड्यूल कास्ट है जो बाबा साहब को फॉलो करती है? वह 1 या 1.5, मैं पूरा 2 भी नहीं बोलूंगा। ये 1.5 कास्ट को लेकर आप कौन सी पॉलिटिक्स आप चमकाने वाले हो? कौन सी पॉलिटिक्स में? आज जितने भी शेड्यूल कास्ट के एमएलएज हैं वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं तो लेकिन ये खामोशी तो हम वहाँ भी देखते हैं जहाँ सरकार है, जहाँ शासन है, जहाँ सत्ता है। मणिपुर पर बिल्कुल खामोशी है, महिला कुश्ती खिलाड़ियों पर बिल्कुल खामोशी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो अंकुश है बिल्कुल खामोशी है। तो ऐसी स्थिति में वो एक खामोशी और अम्बेडकराइट फोर्सेस में खामोशी, आप एक युवा लीडरशिप के रूप में इन सब चीज़ों का आंकलन कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, अम्बेडकराइट लीडरशिप भले ही वो पॉलिटिक्स में ना हो लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो स्ट्रांग है। वो आपने देखा होगा कि कर्नाटक में एक बच्चा गलती से किसी मंदिर के अंदर चला गया और फिर उसके ऊपर 50,000 रुपए फाइन लगाया। पूरे कर्नाटक के अम्बेडकराइट्स इकट्ठा होकर वो 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठा होकर उन्होंने रैली निकाली थी। अक्षय भालेराव के केस में पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना हर जगह पर वहां पर आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए। तो अम्बेडकराइट फोर्सेस ग्राउंड लेवल पर आज भी एक्टिव है, एक्टिवेट है, इकट्ठा है। सिर्फ जब वो पॉलिटिक्स में जाती है तब हमारे जो वोट्स डिवाइड होने का काम होता है, तो वो हम लोग आज भी इस समाज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। लेकिन पीएम को जो हम इन सारे विषयों पर जो खामोश देखते हैं, इस खामोशी को आप कैसा देखते हैं एक युवा लीडर के रूप में? देखिए, अगर पीएम खामोश होता ना तब भी हम इसको समझ लेते, लेकिन वो खामोश ही नहीं है, वो इसको गलत रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फॉल्स पर्सपेक्टिव वर्ल्ड के सामने रख रहा है। यानी अगर इस देश में कुछ नहीं हुआ होता और वो शांत बैठता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को पिटा जाता है, मारा जाता है। वो वहां पर जाकर यूएस में जाकर कहता है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहां पर सभी को स्वातंत्र प्राप्त है। मीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के इतने विकसित युग में जी वहां पर वो जाकर ये कह रहा है। वहां की मीडिया को ये इस तरह के बताने का काम कर रहे हैं, वहां के प्रशासन को बताने का काम कर रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है। कल का मैंने उनका स्पीच यूनाइटेड नेशंस का सुना, वो कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते में इंडिया में 1 यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं। 1 हफ्ते में यूनिवर्सिटी, हर हफ्ते में भारत में यूनिवर्सिटी बन रही। कौन सी यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना रहे हो? कौन से लोगों को तैयार कर रहे हो? जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर सारे आरएसएस के वाइस चांसलर को इन्होंने बिठा दिया। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये बंद करवाने का काम कर रहे हैं और वहां जाकर कह रहे हैं कि हम हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हर रोज लोगों को 1-1, 2-2 लाख का रोजगार दे रहे हैं। यानी ये अगर चुप बैठता तब भी मुनासिब था, लेकिन ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इसमें डेंजर है, ये बहुत हानिकारक है और इसलिए आने वाले समय में बाबा साहब हमें एक ताकत देकर गए हैं। ऐसे लोगों को हम ही, ऑपोजिशन भी अगर इकट्ठा हो तब भी उनके हाथ में वो ताकत नहीं है जो ताकत हमारे हाथ में है। इस देश के सरकार को बदलने की ताकत बाबा साहब हमको देकर गए हैं। अगर उसका भी ठीक से इस्तेमाल करना हमने सीख लिया तब भी ऐसे लोगों को हम सत्ता से दूर रख सकते हैं।
चलिए चलते चलते एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। बड़े लंबे समय से आप भारतीय बौद्ध महासभा को और उसके विकसनशीलता पर बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। एक बात हमने भारतीय बौद्ध महासभा की ही डायस से सुनी है कि बौद्धों का एक पर्सनल लॉ होना चाहिए, उनकी ओर से उनके अपने मामलों को सुलझाने के लिए उनका एक पर्सनल लॉ हो कि जिसको बुद्धिस्ट लॉ कहे या बुद्धिस्ट एक्ट कहे या फिर बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट हो, इस पर भी काम चलता है। लेकिन इस बार समान नागरिक संहिता पर भी उतनी ही ताकत से काम हो रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा कैसा सोचती है कि क्या समान नागरिक संहिता ये ठीक है या फिर सबके लिए सेपरेट एक्ट होने चाहिए? देखिए, समान नागरिक कानून जो है, कॉमन सिविल कोड को ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो सकता। जब एक बच्चे को पानी के घड़े को हाथ लगाने पर पीटा जाता है, तो ऐसे देश में ये कॉमन सिविल कोड कैसे ला सकते हैं? क्या आज भी आप जमीनी लेवल पर जाते हो तो क्या आपको समानता दिखाई देती है? आज भी यहां पर वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। ऐसे देश में कॉमन सिविल कोड आप लाना चाह रहे हो? कॉमन सिविल कोड आप यहां पर ये टिक ही नहीं पाएगा। और इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, हमेशा इस कॉमन सिविल कोड के बारे में हम लोग हमेशा इसका विरोध करेंगे। सबसे पहले कॉमन सिविल कोड अगर आपको लाना है तो इस देश से पहले तो जाति को हटाना होगा। जहां जहां पर जातियों का उल्लेख होता है, जहां जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, वो आप लोगों को इस देश से खत्म करना होगा। आज भी हम लोगों को स्कूल लिविंग पर कास्ट मेंशन करनी पड़ती है। जहां जहां जाते हो कास्ट को आपको खुद को पूछा जाता है कि कौन से जाति के हो। तो ऐसे देश में कॉमन सिविल कोड कैसे लाने वाले हो? कैसे टिकने वाला है? और इसलिए हम हमेशा, ये कुछ लोगों को लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ कानून आ रहा है, लेकिन असल में ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, SC ST OBC के खिलाफ ये कानून आने वाला है। मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन और मजबूत होने के चांसेस दिखाई देते हैं। जी, जब तक डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता तब तक ये आप कॉमन सिविल कोड इस देश में नहीं लागू हो सकता। यानी ये हमें ऐसा कह रहे हैं कि रोग जो है वो वैसे ही रहने दो, दवाई को सिर्फ हटा दो। अच्छा, मतलब इस तरह। चलिए, इस बात को अगर हम पूरा करना चाहें तो राजरत्न अंबेडकर हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि आज चाहे वो कॉमन सिविल कोड की बात हो, CA हो, NRC हो, फार्मर्स एक्ट हो, ये कानून बनाकर संविधान को खत्म कर रहे हैं। संविधान को इसी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, आर्टिकल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए काउंटर आर्टिकल्स तैयार कर रहे हैं, काउंटर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं, ताकि मूल संविधान कमजोर पड़ जाए, मूल संविधान कमजोर हो। और इसलिए इस देश के संविधान को बचाने की हमारे लिए आखिरी उपलब्धि, आखिरी अपॉर्चुनिटी, मराठी में कहते हैं शेवटची संधी है, और वो आखिरी अपॉर्चुनिटी 2024 में आखिरी अवसर माना जाएगा। ऑब्वियसली मुझे लगता है 24 के बाद 29 की इलेक्शंस होंगी भी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब इन चुनाव में बहुत सजगता से इन सब कामों को करना होगा। जी, ये एक चुनाव लोगों ने पैसों के ऊपर, दारू के ऊपर, साड़ी के ऊपर ये वोट्स बेचना अगर रोक दिया, तब ही इस देश को बचा पाएंगे। जिस तरह से कर्नाटक के लोगों ने सजगता दिखाई है, कर्नाटक के लोगों ने अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल किया है, उस तरह से देश भर में इसका पालन होना चाहिए। आपने वीडियोस देखे होंगे कर्नाटक में जब लोगों को मुर्गियां बांटी गई वोट के लिए, तो दूसरे दिन ये सारी मुर्गियां लेकर उन्होंने, जिसने इसको बांटा था उसके घर पर फेंक कर आए, साड़ियां फेंक कर आए, पैसे वापस फेंक कर आए। ये भूमिका देश के लोगों को लेनी होगी, और ये भूमिका लेने के बाद ही ये देश बच सकता है। यही मेरा अंतिम मैसेज है। हम राजरत्न अंबेडकर जी से बात कर रहे थे, बहुत जल्दी में भी है, और इस जल्दी में हमें हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की। सर, आप हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।